स्टूडियो से जमीन और आसमान के बीच बजट पर हमारी इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। ये जो हल्की हल्की उड़ान है, क्या बजट में दिखेगा ऐसा कोई कमाल है? क्योंकि ये तो चुनावी साल है। सबका साथ सबका विकास as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and कल implemented. प्रेसिडेंट मुर्मू ने बजट सेशन को एड्रेस किया और आज बजट पास भी हो गया। न्यूज़ भी पता चला पर कुछ समझ नहीं आया, तो चलिए आइए समझते हैं आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट के बारे में जो आज पास हुआ है। सबसे पहले आइए हम समझते हैं बजट क्या होता है। आप अपने आसपास देख रहे होंगे कि सरकार रोड बनाने में पैसे खर्च कर रही है, रेलवेज, एयरपोर्ट। तो आपके मन में भी सवाल आता होगा कि यह कहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो सरकार ये सब कब डिसाइड करती है? इसके लिए पार्लियामेंट में कैबिनेट मीटिंग होती है और हर ईयर के फरवरी महीने में बजट पेश होती है और तभी डिसाइड किया जाता है सेक्टर में कितने पैसे इन्वेस्ट किए जाएं। बजट दो प्रकार के होते हैं, पहला इंटरिम और दूसरा एनुअल बजट। तो आइए समझते हैं इसके बारे में एक एक करके। इंटरिम बजट यह एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है जो कि सरकार के खर्चे को 2-3 महीने तक मैनेज करती है। हालांकि यह इंटरिम बजट लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लाया और जब सेंटर में नई सरकार बनती है तो एनुअल बजट पेश किया जाता है। हालांकि इस बजट में कोई नई स्कीम ऐड नहीं किया जा सकता। इस बजट में केवल जो पहले से प्रोजेक्ट चल रही है उसके लिए और साथ साथ किसी क्रूशियल काम के लिए पैसे पास किए जाते हैं। इससे पहले अब तक देश में 14 अंतरिम बजट पेश किए जा चुके हैं और यह 15वां बजट था। पिछला अंतरिम बजट साल 2019 में पेश किया गया था। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, पर उनके बीमार पड़ने के बाद वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त संभालते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था और फिर मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद 5 जुलाई 2019 को एनुअल बजट पेश किया गया। तो चलिए आइए समझते हैं क्या डिफरेंस है एनुअल बजट और इंतरिम बजट में। इंतरिम बजट लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया जाता है, बल्कि फुल ईयर बजट जो सरकार सत्ता में होती है वो सांसद में पेश करते हैं और इसे एक एनुअल बजट भी कहा जाता है। अंतरिम बजट में लास्ट ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस को नॉर्मल एक्सप्लेन किया जाता है, बल्कि वही फुल ईयर बजट में एक एक करके उन्हें एक्सप्लेनेशन देना होता है। इसमें सरकार कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकती है, बल्कि एनुअल ईयर बजट में नई स्कीम का घोषणा। इसमें गवर्नमेंट के इनकम को डिटेल में डिस्कस नहीं किया जाता है, बल्कि एनुअल ईयर में के इनकम को डिटेल में डिस्कस किया जाता है। इसे 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला जो सरकार के खर्च और दूसरा गवर्नमेंट के द्वारा कैसे इनकम जनरेट किया जाएगा उसके बारे में बात करती है। हालांकि इस पे पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन डिबेट नहीं होता है, ना ही विपक्षी सवाल कर सकते हैं, बल्कि एनुअल बजट में विपक्षी सवाल भी कर सकते हैं। इस पे डिबेट भी होता है और कहा जाता है कि फुल बजट अंडरगो राइगरस एग्जामिनेशन, डिस्कशन एंड अप्रूवल बाय बोथ हाउसेस पार्लियामेंट। इंटरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, तो चलिए आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। यह एक प्रोसेस है जिसमें आउटगोइंग सरकार पार्लियामेंट से परमिशन मांगती है कि कुछ फंड विड्रॉ किए जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो खर्च किए जाएंगे एक्सपेंडिचर और क्रूशियल गवर्नमेंट स्कीम पर थोड़े समय के लिए, जब तक कि सेंट्रल में कोई नहीं, जिसका चर्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 116 में। आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, तो चलिए आइए इसके बारे में मैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जिक्र आर्टिकल 266 में किया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार के सभी रेवेन्यू रिसीव किए जाते हैं, चाहे वह डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। इससे मनी विड्रॉ करना आसान नहीं होता है जब तक कि बिल
लोकसभा राज्यसभा से ड्यूरिंग यूनियन बजट। चलिए अब बजट से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं जो आपके एग्जाम सबसे ज़्यादा बजट प्रेजेंट करने वाले हैं फॉर्मर पीएम मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बजट पेश किए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं पी चिदम्बरम 9 और तीसरे नंबर पर आते हैं प्रणब मुखर्जी 8। और बात करें सबसे लंबे स्पीच की वो बजट के दौरान, उनमें भी नाम आता है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिनके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि वो बहुत कम बोलते थे, पर जब वो देश के वित्त मंत्री थे तो उन्होंने 18,650 वर्ड में अपने स्पीच दिए थे 1991 में। कुछ ऐसे भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे जो अपने काल में एक भी बजट पेश नहीं कर सके। हालांकि इन लोगों का टेन्योर काफ़ी कम समय का था। इनमें शामिल है केसी नियोगी, दूसरे वित्त मंत्री, हेमवती नंदन बहुगुणा 13वें वित्त मंत्री, नारायण दत्त तिवारी 1987 में टेम्पररी बने थे। चलिए ज़रा अब नज़र डालते हैं ये सरकार और इसकी पॉलिसी कहाँ कहाँ पैसे खर्च कर रही है। दो लाख करोड़ रुपए गरीबों को फ्री अनाज देने के लिए। इसके बाद रेलवे के लिए 2,55,000 करोड़, और यह भी है कि साथ ही साथ वंदे भारत ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन लाई जाएगी। इन सब के लिए पैसे लगते ही हैं। इसके बाद आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 2,78,000। उसके बाद आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिनके कारण हम सभी चैन से सो पाते हैं, और इनके पेंशन के लिए 1,41,000 करोड़। साथ ही साथ 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलार लगाने की भी बात की है। इसके साथ हॉस्पिटल पर ध्यान दिया जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके, और ग्रामीण इलाकों के डेवलपमेंट के लिए आंगनबाड़ी के हेल्थ केयर सुधारे जाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारी योजनाएं भी हैं, और गांव में अनाज बर्बाद ना हो इसके लिए सरकार ने प्राइवेट कंपनी से बात कर रही है, जिससे कि जगह जगह फूड स्टोरेज बनाया जा सके, जिससे फूड लॉस ना हो। और सी फूड एक्सपोर्ट बढ़ाने की भी बात हुई है। खासकर ज़्यादा फोकस किया है प्राइवेट रिसर्च पर, जिससे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सके। और टूरिज़्म को कैसे मिस किया जा सकता है। लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी तो जान रहे होंगे, इसके लिए सरकार इस पर भी विचार कर रही है। और वीडियो पसंद आया हो तो